नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बाइनरी सर्च की। तो बाइनरी सर्च को हमने इम्प्लीमेंट किया था कुछ इस तरीके के कोड को लिखकर। ये सेम कोड है जो हमने क्लास में लिखा था। हमने एक स्टार्ट निकाला था, हमने एक एंड निकाला था। हम क्या करते थे कि वाइल लूप लगाते थे जो स्टार्ट से लेकर एंड तक जाएगा। हर बार सबसे पहला स्टेप होता था मिड को कैलकुलेट करना, एंड प्लस स्टार्ट बाई 2। उसके बाद चेक कर लेते थे। पहला केस होता था कि अगर मिड की के इक्वल है तो यहीं से मिड को रिटर्न कर दें। दूसरा केस होता था कि अगर मेरा मिड की से कम है तो मैं स्टार्ट को शिफ्ट कर दूं, और तीसरा केस अगर मेरा मिड की से ज़्यादा है तो मैं एंड को शिफ्ट कर दूं। और अगर इनमें से कहीं भी रिटर्न करके मुझे अपना जो टारगेट है, अपनी जो की है वो नहीं मिली, तो उस केस में मैं रिटर्न कर देती थी -1 टू सिग्निफाई कि मेरी की एग्जिस्ट ही नहीं करती मेरे एरे के अंदर। तो इस तरीके का लॉजिक मैंने बाइनरी सर्च में इंप्लीमेंट किया था। ये है आइटरेटिव लॉजिक। आइटरेटिव यानी इसके अंदर मैंने एक लूप लगाया है, आइटरेशन को यूज़ किया है। इसके अलावा सेम बाइनरी सर्च को हम रिकर्जन से भी लिख सकते हैं। इनफैक्ट डिवाइड एंड कॉन्कर में हमने एक सवाल किया था, हाउ टू सर्च इन अ सॉर्टेड एंड रोटेटेड एरे। उसमें हमने मॉडिफाइड बाइनरी सर्च यूज़ किया था यूजिंग रिकर्जन। इस वाले बाइनरी सर्च को भी हम रिकर्जन को यूज़ करके कर सकते हैं। अब इसकी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे और उसको क्या करेंगे, उसको हम बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिवली निकालेंगे। इंट्यूटिवली मतलब थोड़ा सा ख्यालों से, थोड़ा सा लॉजिक को एनालाइज करके, थोड़ी सी प्रैक्टिकल बातों को करके, उस तरीके से हम उसको निकाल रहे होंगे। तो इंट्यूटिवली अगर मैं देखूं तो मेरी बाइनरी सर्च की अप्रोच काम कैसे करती है। हर बार मेरे पास एक एरे होता है। ये एरे होता है n साइज़ का, तो इसका इनपुट साइज़ अभी क्या है, n है। ये है मेरी फर्स्ट आइटरेशन। फर्स्ट आइटरेशन के अंदर मुझे क्या करना होता है, मुझे अपने इस एरे के ऊपर सर्च करके अपने इनपुट को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी होती है। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, उसके बाद मैं इसको हाफ में डिवाइड करती हूँ और कंपैरिजन करके मुझे पता चल जाता है कि क्या ये मेरा मिडिल पॉइंट की है, या इसके इस हाफ में लाई करता है, या फिर इसके लेफ्ट हाफ में लाई करता है। ऐसा तो हो नहीं सकता की तो एक ही है और इस हाफ में भी लाई कर जाए, इसमें भी लाई कर जाए। हर बार हम क्या करते हैं, अपने एरे को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं और मुझे पता चल जाता है, या तो मुझे की मिल जाती है, नहीं तो पता चल जाता है कौन से हाफ में मेरी वो की लाई करती है। मान लेते हैं मेरा ये वाला एरे का पार्ट कंप्लीटली नल हो गया और मेरी की इस पार्ट में लाई करती है। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, सेकंड आइटरेशन रन करती हूँ। इस बार मेरे एरे का साइज हो जाएगा n-2 के बराबर और इस बार मेरा एरे हो जाएगा हाफ। सेम काम मैं दोबारा करूंगी, यानी इसको भी मैं हाफ में डिवाइड करूंगी और इस बार देखूंगी कि लेफ्ट हाफ के अंदर की लाई करती है, राइट हाफ के अंदर लाई करती है। मान लेते हैं इस बार मेरी जो की है वो मेरे राइट हाफ में लाई करती है, यानी इस हिस्से में है। उसके बाद मैं क्या करूंगी, उसके बाद मैं दोबारा थर्ड आइटरेशन रन करूंगी। इस बार मेरे एरे का साइज और कम हो जाएगा। पिछली बार n था, फिर हाफ होके n/2 हो गया। अब n/2 का भी मैं हाफ कर दूं तो क्या हो जाएगा, n/4 हो जाएगा। अब दोबारा से क्या किया मैंने, एरे को हाफ कर दिया है। अब एरे को हाफ कर दिया है, इस बार भी मैं सेम काम करूंगी, मिड पॉइंट निकालूंगी और उसको भी हाफ कर दूंगी। तो इस तरीके से फोर्थ आइटरेशन में मेरे एरे का साइज n/8 हो जाएगा और मेरा एरे हाफ हो जाएगा। सेम तरीके से लास्ट में ऐसा मेरा जो लास्ट आइटरेशन जो आएगा उसके अंदर क्या हो रहा होगा, मेरे लास्ट आइटरेशन के अंदर मेरे एरे का साइज 1 के बराबर आ जाएगा और मेरे पास एक सिंगल एलिमेंट होगा। मान लेते हैं वो 1 हुआ या 2 हुआ या की हुआ। उस सिंगल एलिमेंट से कंपेयर करके मुझे पता चल जाएगा कि मेरा जो मिड आएगा वो सिंगल एलिमेंट ही आएगा। उससे कंपेयर करके मुझे पता चल जाएगा या तो वो की है या तो वो की नहीं है। ये होगा मेरा वर्स्ट केस। वर्स्ट केस कहने का मतलब है लास्ट में मेरे पास एक ही एलिमेंट बच गया। एक ही एलिमेंट, क्योंकि एरे हर बार क्या हुआ, आधे 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 होते होते लास्ट में सिंगल एलिमेंट बच गया। अब इसी एलिमेंट के साथ मुझे कंपैरिजन करना है। वर्स्ट केस से एक बेटर केस क्या होता, वर्स्ट केस से बेटर केस ये होता कि शायद n/4 हुआ ना, तभी ये जो मेरा मिड मैंने निकाला यही मेरी की हो जाती, या n/8 हुआ, इसका मैं मिड निकालूँ यही मेरी की हो जाती, या n/2 हुआ, इसका मैं मिड निकालूँ यही मेरी की हो जाती। और बेस्ट केस क्या होता, बेस्ट केस ये होता कि फर्स्ट टाइम जब मैंने मिड निकाला ना वही मेरी की हो गई। पर मुझे क्या करना है, हर बार वर्स्ट केस देखना है। वर्स्ट केस में मैं एरे को डिवाइड करते जाऊंगी और लास्ट में जब सिंगल एलिमेंट बचेगा ये मेरा वर्स्ट केस होगा। वर्स्ट केस को अगर मैं एनालाइज करूं तो मैं क्या कर रही हूं अपने बाइनरी सर्च के अंदर, बाइनरी सर्च के अंदर मुझे अपने n को इस तरीके से बार बार 2 से डिवाइड करते जाना है कि मेरे n की वैल्यू क्या हो जाए, मेरे एरे का साइज है ये, दिस इज माई एरे साइज, या इसको मैं इनपुट साइज भी कह सकती हूँ। हर आइटरेशन में क्या हो रहा है,
यहाँ पर ये n था, यहाँ पर ये n डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 1 था यानी हाफ था, यहाँ पे ये n डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 2 था यानी n/4 था, यहाँ पे ये n डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 3 था। इस तरीके से एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये n डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर k हो जाएगा और इसकी वैल्यू मेरे पास 1 आएगी, यानी लास्ट में कभी n को मैं इतनी बार 2 से डिवाइड कर दूँ, कितनी बार कर दूँ, k बार 2 से डिवाइड कर दूँ। k बार कैसे 2 से डिवाइड किया, n डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई k, हर बार मैं n को इतने सारे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको मैं क्या कर सकती हूँ कि मैंने n को 2 टू द पावर k से डिवाइड कर दिया और इसकी वैल्यू मेरे पास 1 आनी चाहिए, यानी सिंगल एलिमेंट रहना चाहिए मेरे एरे के अंदर। तो इसे मैं कह सकती हूँ n डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर k शुड बी इक्वल टू 1। अब यहाँ से मुझे निकालना हो k कहने का क्या मतलब है, ये है मेरी 0th आइटरेशन, ये है मेरी फर्स्ट आइटरेशन, ये है मेरी सेकंड आइटरेशन, ये है मेरी थर्ड आइटरेशन। इसी तरीके से कितनी आइटरेशन, k आइटरेशंस, k आइटरेशन, यानी अगर मेरा ये पूरा लूप k बार रन करता है, लूप पहले तो 1 बार रन करेगा, फिर 2 बार रन करेगा, फिर 3 बार रन करेगा, और लूप के अंदर काम कितना हो रहा है, लूप के अंदर कांस्टेंट काम हो रहा है। इस कांस्टेंट काम को मुझे तो पता ही है, हर बार मैं इग्नोर करती थी फॉर लूप के अंदर, वाइल लूप के अंदर भी सेम चीज़ करूंगी। अगर मैं निकाल लूँ ये लूप कितनी बार रन करेगा और लूप के अंदर कॉन्स्टेंट काम होता है, मान लेते p, तो क्या मुझे पता चल जाएगा टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी जितनी बार ये लूप रन करता है। ये लूप कितनी बार रन करता है, जितनी बार मेरा एरे डिवाइड होते 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 सिंगल एलिमेंट तक पहुंच जाए। अब निकालूंगी कितनी बार डिवाइड होगा, n डिवाइडेड बाई 2 द पावर k इज इक्वल टू 1। इसको अगर मैं आगे लिखना चाहूँ तो ये इक्वेशन मेरी हो जाएगी n इज इक्वल टू 2 टू द पावर k। यहाँ पे कितनी बार, कितनी आइटरेशन रन कर रहा है ये लूप, k आइटरेशन। तो k की वैल्यू मुझे चाहिए, k की वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों तरफ मैं log ले लूँगी, log बेस टू n इज इक्वल टू k। तो यहाँ से मेरे k की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से मेरे k की वैल्यू आ गई log n। और क्या है, मेरा लूप कितनी बार रन कर रहा है, लूप रन्स इज इक्वल टू k। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होनी चाहिए, टाइम कम्प्लेक्सिटी आती है जितनी बार मेरा लूप रन करता है मल्टीप्लाई बाय एक बार उसने कितनी बार रन करके काम किया। मान लेते हैं इस लूप ने रन करके एक बार p काम किया, तो क्या होना चाहिए, बिग ऑफ k इंटू p। अब मुझे पता है टाइम कम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू बिग ऑफ k की वैल्यू क्या है, log n के बराबर, मल्टीप्लाई कर दिया p के साथ। मुझे पता है मेरा p कांस्टेंट है, तो p तो यहाँ से कट जाएगा और ये आ जाएगी मेरी टाइम कम्प्लेक्सिटी बाइनरी सर्च की बिग ऑफ log n के बराबर। तो इस तरीके से मैं कहती हूँ कि मेरी बाइनरी सर्च की टाइम कम्प्लेक्सिटी जो होती है वो log n होती है। तो फाइनली अगर मैं बात करूँ तो मेरे बाइनरी सर्च की टाइम कम्प्लेक्सिटी आती है log n के बराबर, और उसके साथ साथ मैं इसको लीनियर सर्च की टाइम कम्प्लेक्सिटी के साथ कंपेयर करूँ तो वो होती थी बिग ऑफ n। अगर हम इसको ग्राफ में प्लॉट करके देखें, हम इस तरीके से अपना टाइम एंड इनपुट साइज का ग्राफ प्लॉट करते थे, जिसमें जो मेरी n है, n तो कुछ ऐसी होगी, मेरी log n टाइम कम्प्लेक्सिटी कुछ इस तरीके से जाती है। अब यहाँ पे मैं एनालाइज करूँ छोटे इनपुट्स के लिए तो हो सकता है कि मेरा जो लीनियर टाइम है दैट बिकम्स लेस देन माई log n टाइम, पर हमेशा किसी बड़े इनपुट के लिए मेरा लीनियर टाइम ज़्यादा होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा इनफैक्ट एज कम्पेयर टू माई log n टाइम। तो log n की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है सर्च में, वो बहुत अच्छी टाइम कम्प्लेक्सिटी है किसी भी प्रोग्राम के लिए। इसीलिए बाइनरी सर्च एक बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट सर्च है, और बाइनरी सर्च को यूज़ करके हम बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एडवांस प्रोग्राम्स जो हैं उनको लिखा करते हैं। अब एक छोटा सा मैं समरी टेबल बना देती हूँ हल्का सा एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस करने के लिए। मान लेते हैं मेरे पास एक एरे दिया हुआ है मुझे, एक तो है कि इस एरे पर मैं लीनियर सर्च लगाऊं, एक तो है इस एरे पर मैं बाइनरी सर्च लगाऊं। मान लेते हैं अगर मैं लीनियर सर्च लगाती हूँ और मेरे एरे का साइज अभी 1000 है, तो 1000 साइज के एरे के लिए अगर मैं टाइम कम्प्लेक्सिटी को एक तरीके से ऑपरेशन से थोड़ा सा रिलेट करूँ, तो लीनियर में हो सकता है मेरे पास 1000 मिली सेकेंड्स लग रहे हों। अगर लीनियर में 1000 मिली सेकेंड्स लगे तो बाइनरी सर्च में कितने लग रहे होंगे, बाइनरी सर्च में log n के बराबर लग रहे होंगे। कैन आई से log ऑफ 10 टू द पावर 3, ये कितना निकल कर आता है, इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली होती है 10 के बराबर। तो यहाँ 10 मिली सेकेंड मेरे पास लग रहे होंगे, या मैं 10 ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रही होंगी। मिली सेकेंड की जगह इनको मैं ऑपरेशंस कह लेती हूँ कि करीबन इतने ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होंगे। अब मैं अगर n के साइज को बढ़ाकर इसको 10 टू द पावर 5 कर दूँ, 10 टू द पावर 5 यानी 1 लाख कर दिया मैंने इसको, तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ 10 टू द पावर 5 ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होंगे। इसको मैं हटा देती हूँ, इसको मैं हटा देती हूँ, 10 टू द पावर 5 ऑपरेशंस, और बाइनरी सर्च में कितने, ये फिगर करीबन 20 हो जाएगा। 20 कैसे हुआ, मैं log ऑफ 10 टू द पावर 5 को ले लूँ, सो दिस इज 5 मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ 10। log ऑफ 10 की वैल्यू करीबन 3 पॉइंट समथिंग होती है, तो 3.3 अगर मैं इसको लूँ और 5 से मल्टीप्लाई हो जाए या 3.2 लूँ तो करीबन 20 से ज़्यादा नहीं होगा, 20 के अराउंड वैल्यू आएगी। और अब n की वैल्यू को अगर मैं 10 टू द पावर 9 कर दूँ, तो यहाँ लीनियर सर्च में 10 टू द पावर 9 ऑपरेशंस, और बाइनरी सर्च के अंदर क्या होगा, बाइनरी सर्च के अंदर करीबन 30
फिगर में आ रहा होगा। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि लीनियर सर्च में 10 टू द पावर 9 साइज का अगर एरे आ जाता है, उस पर लीनियर सर्च में अप्लाई करूँ तो 10 टू द पावर 9 तक मेरे को ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ सकते हैं, और बाइनरी सर्च में सिर्फ 30 ऑपरेशन। कितना डिफरेंस होता है 10 टू द पावर 9 और 30 के अंदर। मैं बात करूं 1 करोड़ की, तो 1 करोड़ में आई थिंक 7 zeros होते हैं, तो इट्स 10 टू द पावर 7। तो यहाँ 100 करोड़ की बात हो रही है और 30 की बात हो रही है। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है जब भी हम बड़े नंबर की या बड़े इनपुट साइज की बात करते हैं। तो यहाँ मैंने एनालाइज कर लिया मेरा जो लीनियर सर्च है कितना ज़्यादा इनएफिशिएंट है एज कम्पेयर टू माई बाइनरी सर्च। माई बाइनरी सर्च इज सो पावरफुल व्हेन इट कम्स टू सर्चिंग टेक्निक्स। अब इसको हल्का सा मैथमेटिकली और एनालाइज करना हो तो अभी तो हमने इंट्यूटिवली किया, इंट्यूटिवली यानी डायग्राम बनाकर, लॉजिक समझकर कि किस तरीके से क्या लॉजिक चल रहा है कोड के अंदर। अगर मैं इसको मैथमेटिकली करूं तो यहाँ पे मैथमेटिक में मैं इक्वेशंस लिख सकती हूँ। इक्वेशन क्या कह सकती है, मान लेते हैं फंक्शन है t टू द पावर n के लिए चलता है। ये फंक्शन है टाइम कम्प्लेक्सिटी का फंक्शन। क्या मैं कह सकती हूँ कि मेरा अगर मुझे टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालनी है, या मेरा फंक्शन बाइनरी सर्च का फंक्शन की टाइम कम्प्लेक्सिटी अगर n इनपुट साइज के लिए निकालनी है, तो दैट विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट वर्क k प्लस n/2। यानी मैंने एक कांस्टेंट काम कर लिया, उसके बाद मैंने एरे को हाफ कर लिया, तो अब मुझे बाइनरी सर्च परफॉर्म करना है n/2 साइज के एरे के लिए। अब मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मुझे n/2 की निकालनी है तो दिस विल बी इक्वल टू कुछ कांस्टेंट काम मुझे करना पड़ेगा, प्लस मैं n/4 की निकाल लूँगी। अगर मुझे n/4 की निकालनी है तो इसमें k प्लस n/8 हो जाएगा। और इसी तरीके से फाइनली क्या होगा, T1 के लिए मुझे पता होगा, यानी अगर बाइनरी सर्च मुझे परफॉर्म करना है सिर्फ एक सिंगल इनपुट के लिए, तो उसमें क्या होगा, सिर्फ k काम लगेगा प्लस 0, यानी और आगे डिवीजन हो नहीं सकता, तो प्लस 0 और k कांस्टेंट काम तो मुझे करना पड़ेगा। अब अगर इन सारे इक्वेशंस को मैं ऐड कर दूं तो क्या मैं कह सकती हूँ इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे इसके अगले वाला कुछ कट जाएगा, और ये वाली चीज़ यहाँ से कट जाएगी। अगर मैं इन सबको सम कर दूं तो मेरे पास सम क्या आएगा, सम ये आएगा टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ n इज इक्वल टू ये k कितनी बार ऐड हुआ, कितनी बार मैं t को हाफ हाफ करते करते उसकी वैल्यू 1 तक लेकर गई, log n टाइम्स। तो ये k कितनी बार ऐड होगा, ये k ऐड होगा log n टाइम्स। तो k इंटू लॉग इन टाइम्स हो जाएगा, तो मेरी टाइम कम्प्लेक्सिटी निकल कर आ जाएगी बिग ऑफ लॉग इन के बराबर, बिकॉज k इज़ अ कांस्टेंट, तो इसको हम कर देंगे इग्नोर। तो इस तरीके से बाइनरी सर्च की मैथमेटिकली टाइम कम्प्लेक्सिटी हम ऐसे निकालते हैं इक्वेशंस लिख के, जिसमें हर बार इक्वेशन को एनालाइज करते हैं, कांस्टेंट काम क्या हुआ और अब क्या हाफ के लिए कॉल होना चाहिए सेम फंक्शन या सेम इक्वेशन, हम अब किस साइज़ के लिए निकालें। तो हम दोनों तरफ से सेम वैल्यूज़ को काट देते हैं और इक्वेशंस को ऐड करके फाइनली ये कितनी इक्वेशंस है, लॉग इन इक्वेशंस है, क्योंकि हर बार n हाफ होते होते 1 हो रहा है, तो जितने भी k आएंगे उनको मैं कर दूंगी मल्टीप्लाइड बाय लॉग इन, तो मेरी टाइम कम्प्लेक्सिटी आ जाएगी बिग ऑफ लॉग इन के बराबर।